अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ अजहर सदीक साहब मौजूद है। अजहर सदीक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तीन बड़ी अहम चीजें वो आपसे डिस्कस करनी है और लोगों को बताना चाहते हैं हम कि असल मामला हैं क्या। उसके लिए आपकी बड़ी कमांड है, इसलिए आपको जहमत दी। सर, सबसे पहले तो सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक गम गुस्से का इजहार किया है। जाहिर वो लगता तो यही है कि जिस तरह अपोजिशन लीडर जो है बनाना चाहते थे सेनेट में नून लीग वाले, उसके ऊपर उनको काफी गुस्सा था। लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनोखा मुतालबा किया। शो काज नोटिस का जवाब देने के बजाय पीडीएम से उन्होंने उल्टा माफी का मुतालबा किया है। सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके शो काज नोटिस को फाड़ कर फेंक देना और फिर पीडीएम से जो माफी का मुतालबा और इस्तीफों का ऐलान जो है, उस पर आप क्या कहते हैं सर? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं तो बड़ा देखिए ना, एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई इस बात से शायद साहब, कि बिलावल अपनी चीज़ों को असर्ट करना जानता है। वो चीज़ों को सारा कुछ सामने रख के डिसीजन, मैं तो समझ रहा था बाप के बगैर चल नहीं सकता। सियासत में बड़ा मुश्किल काम है इन चीज़ों को लेकर चलना। लेकिन जिस तरह वो खुल के सामने आया है और उसने, अब देखे ना, अपोज़िशन सारी के सामने खड़ा हो गया और उसने अपना स्टैंड लिया है। और बड़ी बात है, ये स्टैंड लेना बड़ा काम रखता है। हर किसी में इतनी जान का है। मरियम उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो वो सियासत में बच्ची लगती है, नाबल्द लगती है। अभी लगता दांत भी नहीं आए मरियम के। अगर अगर बिलावल के मुकाबले में अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कहता कि बिलावल बहुत बड़ा कोई लीडर है, ऐसा आ गया। लेकिन बिलावल वो जो अपना ना मरियम नवाज ने आज तक वो बच्चों वाली बातें, बच्चों की हरकतें, तरीका यही है ऐसा, यानी फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा। और वो खास तौर पर जो जो लोग हैं मीडिया के अंदर, जिस तरह के वो एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उसी एजेंडा हवाला दिया, बताया उनको कि आप हैं कहाँ, आप कहाँ पर खड़े हैं। और बड़ा वाज़ेह तौर पर अब एक बयान, एक पैगाम दे दिया उनको और बता दिया है कि जो आपके सारे फैसले थे वो गलत थे। और असूली तौर पर देखिए, मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बात कही थी, वो ये कही थी कि जो पीडीएम है, पीडीएम कोई सियासी जमात नहीं है, ना ये कोई कानूनी इसकी हैसियत है, ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ना कोई एक कंपनी है, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज है। तो शो का तो वहां दिया जाता है कि जहां किसी कानून की खिलाफ वर्जी हो, जहां आपके बाई लॉज की खिलाफ वर्जी हो। क्या आपने यहाँ पर बैठ के कोई ऐसे बाई लॉज रजिस्टर्ड थे किसी जगह? तो नहीं थे। तो ये तो वैसे भी शो का जो जारी किया था, ये विदाउट जुरिस्डिक्शन था, कानून और आइन का इख्तियार नहीं था, इसको फाड़ के फेंक देना ही बनता था। और उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और सारे अपने आप को पीडीएम से विड्रॉ कर लिया। और ये खबर मैं दे चुका था कि जैसे एएनपी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को विड्रॉ करेगी। और पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं। कुल भी पढ़े गए, जनाजा तो हो गया था, कुल भी पढ़े गए। 40वां बस समझ लें कि छोटे मोटे वो कोई ये 7 14वां 15वां इस तरह ये चल रहा है। तो 40वें के करीब चीज है। ये अपनी मौत मर गई है पीडीएम। वो एक अलग बात है कि पीटीआई के लिए और मुश्किलात बहुत ज्यादा है, जहांगीर तरीन उनके हवारियों से, वो एक अलग इशू है। सर, इसमें एक चीज ये भी है कि कहते हैं कि अगर पीडीएम की दीगर जो जमातें बची कुची हैं, वो कोई भी इकदाम उठाती हैं तो उसका अल्टीमेट फायदा पीपल्स पार्टी को होता रहेगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी ने, देखिए, जो फैसले मिसाल के तौर पर इस्तीफे देना चाहते थे असेंबलियों से, उन्होंने बड़े तरीके से बातें इनकी सारी सुनी, इस्तीफे नहीं दिए, ना देने दिए किसी को। इस्तीफे आज दे दे, मैं हम तो बड़ी दफा कह चुके, दें इस्तीफे, ताकि अब खाली इस्तीफे देने से असेंबलियां तो नहीं टूट जाती है ना। आईनी पोजीशन बड़ी क्लियर है। तो यहाँ तो सादा अक्सरियत तो मौजूद है। सादा अक्सरियत, अगर जहाँ सादा अक्सरियत खत्म हो जाएगी, वहाँ एक अलग बात है कि अब अपना सादा अक्सरियत से ज्यादा अगर इस्तीफे दे दी जाए, तो फिर वजीर आजम तो ठहर नहीं सकता, जो वजीर आजम को सादा अक्सरियत चाहिए हर हालत में। यहाँ और दूसरा, उसके बाद उन्होंने सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट करने का कहा, वो भी लड़ लिए। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी हो गया, अपोजिशन लीडर का भी हो गया। सारी चीजें तो उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली मनवा ली हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए पॉलिटिक्स में सियासी पुख्तगी का मुजाहरा, वो तो पीपल्स पार्टी ने ही किया है। और सबसे ज्यादा मार अगर पड़ी है तो वो पीएमएलएन को पड़ी है और जमीयत उलमा इस्लाम को पड़ी है, जो शायद ग्राउंड पे ठहर ना सके। वो जो मर्जी अब करना चाहें, वो अपने तय करते रहें, इस तरह के मुजाहरे हंगामे करते रहें। बिलावल को, पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि इस तरह फिर कल उनकी गवर्नमेंट हुई तो कोई भी जत्था लेकर आएगा, आकर हुकूमत गिराने की कोशिश करेगा, तो ऐसे प्रेसिडेंट वो बिल्कुल सेट नहीं करना चाहते। तो सर, आप कह रहे थे कि पीएमएलएन को और इनको मार पड़ी है, तो इससे तो लग रहा है कि नून लीग काफी मजलूम है
और उनको जब इंसाफ लेना हो तो फिर लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं और उनके बाद सबसे ज्यादा जो मजलूमों को इंसाफ फराहम किया जाता है, तासुर ऐसा मिलता है कि लाहौर हाई कोर्ट से मिलता है। जिस तरह आज मरियम नवाज को मिला कि नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले उनको 10 दिन पहले बताएगा। तो क्या सर मजलूमों की आवाज और मजलूमों को सबसे ज्यादा इंसाफ फराहम करने वाला अगर मुल्क में कोई अदालत है तो वो लाहौर हाई कोर्ट है? अच्छा देखिए, मैं ये इंप्रेशन ऐसा एक बिल्ड हो गया हुआ है, और ये इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना बड़ा जरूरी है। कुछ ऐसी जमानतें ऐसी हुई हैं जो चैलेंज होंगी लाहौर हाई कोर्ट मिसाल के तौर पर। ये इंप्रेशन उस वक्त डेवलप ज्यादा हुआ जब जस्टिस सरदार शमीम के जमाने में हमजा की हफ्ते वाले दिन केस लाग के और हफ्ते वाले दिन मैटर्स टेकअप हुआ, उससे बड़ा इंप्रेशन डेवलप हुआ। यानी ये नहीं, हाई कोर्ट तो आपको पता है दिन के 24 दिन, सॉरी 365 दिन, 12 महीने और 24 घंटे अदालत ही होती है। लेकिन ये इस तरह का हर एक के लिए नहीं है दरवाजे खुले, और ये इंप्रेशन बिल्ड हुआ कोई गरीब आदमी अगर आए तो उसको इंसाफ इस तरह नहीं मिल पाता जिस तरह ही मिलता है। ये इंप्रेशन सुनाया गया। जो जर्नलिस्ट दोस्त हमारे वहां खड़े थे उनसे पूछा मैंने, लेकिन वो गालबन लाहौर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फैसला 29 मार्च 2019 का भूल गई है। वहां भी पिंडी बेंच के अंदर इस तरह की जमानत दी थी और कहा था इंटीमेशन देनी है और बताना है। तो वहां पर वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई कंडीशन नैब लॉ के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ आपके पास एविडेंस होने चाहिए, सफिशिएंट एविडेंस हो जो अरेस्ट करने के हवाले से ग्राउंड्स होने चाहिए, आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये कदगन खत्म कर दी थी। अगर तो नैब ने ये फैसला उनके सामने पेश कर दिया और हाई कोर्ट ने उसको इग्नोर किया है, तो फिर आर्टिकल 189 की वायलेशन है। और आर्टिकल 189 तो कहता है कि आपको आप सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों पर अमन अमल करना है, आप उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। और अमूमन होता भी यही है, या आप डिस्टिंग्विश करते हैं, आप बताती हैं कि नहीं मैं इसलिए नहीं मानता इस फैसले को, जहां जो कि बड़ा क्लियर था, पॉइंट भी वो था। मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीरी तौर पर जो ऑर्डर जारी होगा उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन होगी। अगर होगी प्रोविजन तो नैब के पास इख्तियार मौजूद है, नैब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा ना भी चैलेंज अगर करे, मैं बड़ी बात करने लगा हूं, ना भी चैलेंज अगर ये करे तो नैब को इख्तियार है इस फैसले की मौजूदगी की, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है, वो किसी वक्त मरियम को गिरफ्तार कर ले। उसके लिए उसको इस फैसले को, लाहौर हाईकोर्ट को फैसले को शायद चैलेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। सर एक आखिरी सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी, ब्रॉडशीट रिपोर्ट, लोग कह रहे थे कि सेनेट के इंतखाबात होने और पीडीएम के मसले मसाइल थे, उसके बाद ब्रॉडशीट की रिपोर्ट के ऊपर आएंगे। तो अब वज़ीर-ए-आज़म का अगला लाहे अमल क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो वहाँ राज फाश हुए थे ब्रॉडशीट रिपोर्ट में जिनके नाम आए थे, तो उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान? ब्रॉडशीट की रिपोर्ट आ गई, बड़ी सजेशंस दी थी और बाकायदा वाज़ेह तौर पर बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन क्या लेना। अब उस लाइन ऑफ एक्शन को सबसे पहली तो बात है कि जो स्विस गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो रिकॉर्ड यहाँ से चोरी हो गया था, गायब हो गया था, और फिर या बंद करने की बात हो गई थी या फैसले हुए और अपीलों में मामला पेंडिंग पड़े हैं, वो रिकॉर्ड सारा चूंकि निकल आया वहां से। तो अब और फिर नैब ने 2011 से लेकर 2017 या 18 तक जब नए चेयरमैन आए, उस वक्त तक क्यों कुछ नहीं किया इस हवाले से। तो अब ये मामला अब आ चुका है सामने, अब वो और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एफआईए के जिम्मे ड्यूटी लगाई है कि वो 2011 से लेकर 2017 के हवाले से जो जितने भी चेयरमैन रहे हैं, 4 साल की टेन्योर पोस्ट है। चौधरी कमरुज्जमान जो कहते थे मैं जनाजा उठा के नैब के हवाले से हमने वो देख लिया, वो पीएमएलएन ने लगाया था। उससे पहले फसीउद्दीन बुखारी साहब थे। फसीउद्दीन बुखारी साहब गालबन इस दुनिया में रहे नहीं है। तो ये दो कमरुज्जमान चौधरी नैब जो चेयरमैन नैब है, उसके हवाले से बात आएगी। उनकी फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके वो लाइबिलिटीज फिक्स करनी है। अगला जो आएगा, जो इशू आना है, वो मिसाल के तौर पर के जो ब्रॉडशीट ने चीजें सारी दी हुई थी, तो उस पर कार्रवाई कोई हुई है या ना हुई। नैब का कानून अगर देख लें, 84 से आगे हम जा सकते हैं, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, नैब को इख्तियार मौजूद है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ नैब उस हवाले से उस
उस पावर को इस्तेमाल करते हुए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट अथोराइज करती है, गवर्नमेंट कंप्लेनेंट बनती है, सेक्शन 18 के तहत इख्तियार गवर्नमेंट के पास तो है कि वो कंप्लेनेंट बन सकती है। कंप्लेनेंट एक आम आदमी बन सकता है, नैब आज खुद भी अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है। तो ब्रॉडशीट का मामला बहुत भयानक है। पैसे दूसरा देखें, एक और बड़ा अहम इशू है जो फ्रॉड हुआ है, यानी ये ब्रॉडशीट की जो दूसरी कंपनी में पाकिस्तानी जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो पैसा गया है $15 मिलियन के हवाले से जो बात है, तो वो सारा पैसा जो लिया है वो भी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आएगा। वो नैब भी उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस पे एफआईए भी कर सकती है। ये देखना ये है कि अब एक तो इंक्वायरी अभी सामने आ गई है कि साबका चेयरमैन और जो नैब के अफसरान हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। बाकी अगला जो है कि ब्रॉडशीट ने जो चीजें एक्सप्लोर की, जो निकाली सामने, उनका कुछ होना है वो देखने वाला मामला है। तीसरा जो $15 लाख जो पाउंड जो पैसे गए हैं, उसके हवाले से नैब अपने तीन मुकदमा दर्ज करके इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलाती है, ये देखना पड़ेगा।